हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी एडिटोरियल इन हिंदी में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्विज लेकर आए हैं जो कि इतिहास पर आधारित है। इसमें 10 प्रश्न होंगे, वो भी व्याख्या के साथ। तो आइए हम क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में निम्न में से सही कूट का चुनाव करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में से सही कूट का चुनाव करें। तो कूट पहला, जूनागढ़ के अभिलेख में मौर्य वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है, विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस भी मौर्य वंश से संबंधित हैं। तो कूट का चयन है, केवल एक सही है, क ख केवल 2 सही है, ग दोनों सही है, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका टाइम शुरू होता है अब 15 सेकंड का। आप आंसर सोच लीजिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा कूट सही है। इस क्वेश्चन में ग उत्तर है, ग दोनों सही। जूनागढ़ के अभिलेख में मौर्य वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस भी मौर्य वंश से संबंधित है। उत्तर ग सही है। तो आइए अब दोस्तों हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका तो व्याख्या है, मौर्य वंश 200 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व से संबंधित जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिलती है। इसका पहला स्रोत है साहित्य साक्ष्य। इसका पहला स्रोत क्या है? साहित्य साक्ष्य। तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? जैसे कि अर्थशास्त्र पुराण, मुद्रा राक्षस नाटक, बौद्ध धर्म एवं जैन ग्रंथ आदि है। इसके विदेशी साक्ष्य हैं जैसे कि मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, कार्टियस इत्यादि। पुरातात्विक साक्ष्य हैं, अशोक के अभिलेख हैं, जूनागढ़ के अभिलेख हैं, कालीपाली शिवालिक जो मिर्जभांड पाए गए थे ये भी उसके साक्ष्य हैं। भवन जिसके अंतर्गत वे भवन जिसके अंतर्गत स्तूप एवं गुफा है। वे भवन जो है जिसके अंतर्गत स्तूप एवं गुफा है। और पंचमार्ग, पंचमार्ग क्या है? एक प्रकार की मुद्रा है। इस पे भी इनके जो है सूत्र पाए गए हैं जो कि ये पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इसके विभिन्न सूत्र और भी हैं जैसे कि ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में पुराणों में ब्राह्मण साहित्य के पुराणों में कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, सोमदेव द्वारा रचित कृत कथा, सरित सागर, क्षेमेंद्र द्वारा जो है बृहत कथा मंजरी तथा पतंजलि के जो महाभाष्य हैं उनसे भी मौर्य वंश से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती हैं। बौद्ध ग्रंथों से भी हमें जानकारियां प्राप्त होती है मौर्य वंश की, जैसे कि दीपवंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्यावदान आदि प्रमुख हैं। इनसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तथा परवर्ती मौर्य शासकों के विषय में भी जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैन धर्म से भी हमें धर्म के जो ग्रंथ हैं उससे भी हमें मौर्य वंश के से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैन ग्रंथों में प्रमुख सूत्र ग्रंथ हैं भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद का परिशिष्टि पवरन। तो ये रही इसकी व्याख्या पहले क्वेश्चन की। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किसे पालीब्रोथा के नाम से संबोधित किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है, यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किसे पालीब्रोथा क्या है? पालीब्रोथा के नाम से संबंधित किया गया है। पहला, क चंद्रगुप्त मौर्य को, ख चाणक्य को, ग
मगध को, घ पाटलिपुत्र को। पहला क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य को, ख क्या है? चाणक्य को, ग मगध को, घ पाटलिपुत्र को। तो आपका टाइम शुरू हो गया है। आप अपने आंसर को तैयार रखिए। देखिए आपका कौन सा आंसर सही होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें सही उत्तर घ है, पाटलिपुत्र को। इसमें सही उत्तर क्या है? घ पाटलिपुत्र को। और इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था वह उत्तर से पश्चिम में ईरान से लेकर उत्तर और पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, कश्मीर उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था तथा दोनों के मध्य एक संधि हुई थी। संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 500 हाथी लेकर बदले में एरिया, जिसे आज हम हेरात कहते हैं, आराकोसिया जिसका नाम कंधार था, जेड्रोसिया जिसका नाम आज बलूचिस्तान है, एवं पेरीपेनी सदाई जिसको आज हम काबुल के क्षेत्रों से जानते हैं, उसका कुछ भाग सौंप दिया था और अपनी पुत्री हिलना का विवाह चंद्रगुप्त से किया था। इस वैवाहिक संबंध का विवरण सिर्फ एपियानस नामक यूनानी ही देता है। इस वैवाहिक संबंध का विवरण सिर्फ कौन देता है? एपियानस नामक यूनानी ही देता है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत जो राजदूत था मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। यूनानी लेखकों द्वारा, जो यूनानी लेखक थे वो पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से संबोधित करते थे। किसके नाम से? पालीब्रोथा। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी निम्नलिखित में से किससे मिलती है? बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो पहला है जूनागढ़ के अभिलेख से, दूसरा है महास्थान अभिलेख से, ग है विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस से, घ है तमिल ग्रंथ आहनानूर से। तो आपका टाइम अब शुरू होता है। आप अपने उत्तर को सोच लीजिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है। इसका उत्तर है ग, विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस से। और आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय के बारे में जानकारी महास्थान के अभिलेख से मिलती है। बंगाल पे जो चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी उसकी जानकारी हमें महास्थान के अभिलेख से मिलती है। इसकी दक्षिण भारत की विजय के विषय में भी जानकारी तमिल ग्रंथ
अह नानूर एवं मुर नानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत में विजय प्राप्त की थी, उसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तमिल ग्रंथ के अहनानूर एवं मुर नानूर, और जो अशोक ने अभिलेख बनवाए थे उसमें भी मिलती है। सुहगौरा, तामपत, गोरखपुर तथा महास्थान अभिलेख बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित है। इस समय ये जो अभिलेख थे वो कहाँ पे हैं? बांग्लादेश में, जिनका नाम है सुहगौरा, तामपत, गोरखपुर तथा महास्थान अभिलेख। वो कहाँ है? बांग्लादेश में है। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंधों में विवरण देते हैं। इस अभिलेख में क्या है? जो जब अकाल पड़ा था उस समय के जिन लोगों ने राहत कार्यों में अपना विशेष योगदान दिया था, उनके भी संबंध में ये क्या करते हैं? विवरण देते हैं। इस पे ये लिखा हुआ है। तो ये रही तीसरे प्रश्न की व्याख्या। आइए चलते हैं हम चौथे प्रश्न पर। चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किस धर्म का मतानुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किस धर्म का मतानुयायी था? तो आइए अब हम एक बार और रिपीट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किस धर्म का मतानुयायी था? तो पहला है क बौद्ध धर्म, ख जैन धर्म, ग सनातन धर्म, घ पारसी धर्म। पहला क्या है? बौद्ध धर्म, ख जैन धर्म, ग सनातन धर्म, घ पारसी धर्म। तो अब आप उत्तर सोचिए और आइए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर कौन सा सही है। ख, सही उत्तर क्या है? ख जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो जैन धर्म के मतानुयायी थे, वह उसका अनुसरण करते थे, वह उसी धर्म को मानते थे। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। इसकी व्याख्या यह है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म मतानुयायी था। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़, मतलब कि बिंदुसार का राज्याभिषेक करके वह जो जैन मुनि थे भद्रभावु से जैन धर्म की दीक्षा ले, और सर्वबेलागोल जो कि कर्नाटक में स्थित है, सर्वबेलागोल जो कि कर्नाटक में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा जो है सर्वबेलगोला में अपने शरीर को त्याग दिया। इससे जैन धर्म के स्वसल्लेखना संथारा कहा जाता है। इसमें अपने शरीर को त्यागना जो है उपवास द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? संथरा कहा जाता है। संथरा मतलब सरलेखना। आइए दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न 5 पर। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक को अमित्र घात नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक को अमित घात के नाम से जाना जाता है? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, ख अशोक को, ग बिंदुसार को, घ बृहद्रथ को। तो आप अपने क्वेश्चन आंसर को सोचिए।
तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें कौन सा उत्तर सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक को अमितघात नाम से भी जाना जाता है? तो चलिए चलते हैं दोस्तों। ग, उत्तर ग, बिंदुसार को क्या माना जाता है? अमित घात नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित घात के नाम से जाना जाता है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। तो उनका पुत्र जो बिंदुसार उनका उत्तराधिकारी हुआ। 298 में मगध की राजगद्दी पे बैठा। बिंदुसार जो है 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अमित घात, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। जिसका क्या अर्थ होता है? शत्रु विनाशक। इसे वायु पुराण में, जो हमारा वायु पुराण है, उसमें भद्रसार मद्रसार के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जो जैन ग्रंथ है उसमें बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। आइए चलते हैं दोस्तों हम छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन, बिंदुसार के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में सही कूट का चुनाव करें। पहला, डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था। दूसरा कूट है, आजीविक संप्रदाय का ज्योतिष पिंगल वत्स बिंदुसार के समय में ही राज्यसभा में निवास करता था। क केवल एक सही है, ख केवल 2 सही है, ग दोनों सही हैं, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका टाइम अब शुरू होता है 15 सेकंड का। आप अपने उत्तर को सोच कर रखिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा कूट सही है। ग दोनों, इसमें ग दोनों सही है। पहला क्या था? डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था। जो यूनानी राजदूत था उसका नाम क्या था? डायनोसिस। और दूसरा कूट भी सही है, आजीविक संप्रदाय का ज्योतिष जो पिंगल वत्स था वो भी बिंदुसार के राज्यसभा में सम्मिलित था। तो आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। जो मिस्र के शासक थे टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसिस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। जो मिस्र का शासक था टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसिस नामक राजदूत को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। दिव्य वरदान ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि उसकी राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय बोला जाता है, उसका एक ज्योतिष था जिसका नाम पिंगलवत्स था। वह भी जो है उनकी राज्यसभा में निवास करता था। बिंदुसार के काल में भी, जब बिंदुसार का काल चल रहा था उस समय भी चाणक्य ही प्रधानमंत्री थे, जिनको कौटिल्य कहा जाता है। कौटिल्य ही प्रधानमंत्री थे। तो आइए अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं दोस्तों 7वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक को देवना पियदसी की उपाधि दी गई है? निम्नलिखित में से किस
मौर्य शासक को देवनापिया प्रियदर्शी की उपाधि दी गई है? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य को, ख बिंदुसार को, ग अशोक को, घ बृहद्रथ को। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा उत्तर सही है। उत्तर ग अशोक को। अशोक को देवनापिया प्रियदर्शी की उपाधि दी गई है। और ये अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या, अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का वास्तविक अभिषेक जो है 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पहले जो अशोक था वो कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का। तो जैन श्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध, जो जैन अनुश्रुति है, जो जैन ग्रंथ की श्रुति के अनुसार जो है, अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध जो है मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। तो उसे समांतर अशोक को इसलिए उसके अभिलेखों में समांतर क्या बोला गया है? देवना प्रियदर्शी, मतलब अर्थात देवों का प्यारा। क्या बोला गया है? देवों का प्यारा। अशोक का नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा नेट्टू तथा उदयगोलम के अभिलेख में मिलता है। इस नाम का जो अशोक का देवना पियसी जो का नाम का उल्लेख जो हमें कहाँ मिलता है? मास्की, गुर्जरा नेत्तूर, उदगेलोम गोलम के अभिलेख में मिलता है। पुराणों में अशोक वर्धन तथा दीपवंश में करमौली कहा गया है। अशोक को जो है पुराणों में अशोक वर्धन और दीपवंश में करमौली कहा गया है। तो आइए चलते हैं दोस्तों हम 8वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। अशोक के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कूट का चुनाव करें। पहला कूट है, अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। दूसरा क्या है, कल्लड़ की राज तरंगड़ी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। जो कल्लड़ की राज तरंगड़ी है उससे यह पता चलता है कि अशोक का अधिकार कश्मीर पर भी था। कूट क केवल एक सही है, ख केवल 2 सही है, ग दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब आपका टाइम शुरू हो गया है, आप अपने उत्तर का चयन करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा उत्तर सही है। उत्तर ग दोनों सही हैं। तो इसकी व्याख्या है, अशोक ने अपने राजा विषय के 8वें वर्ष, अशोक ने अपने राजा विषय के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। जो कलिंग की राजधानी का क्या नाम है? तोसली। कलिंग की राजधानी का नाम उस समय क्या था? तोसली। उस पर अशोक ने अधिकार कर लिया। यह वर्तमान में उड़ीसा, यह अभी कहाँ पड़ती है? वर्तमान में उड़ीसा के दक्षिण भाग में स्थित है। जो उड़ीसा राज्य है उसके दक्षिण भाग में ये स्थित है। और अशोक के 13वें अभिलेख से, जो अशोक का 13वां अभिलेख है
उसमें कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारियां मिलती हैं। और जो कल्हड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी, उसमें यह भी बताया गया कि अशोक का मतलब राज्य कश्मीर तक फैला था। कल्हड़ के अनुसार वहां पर धर्मारिणी विहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई गई थी। अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना कराई गई थी। कश्मीर में श्रीनगर, जो कश्मीर की राजधानी इस समय श्रीनगर है, और नेपाल, वहां पे भी कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया। अशोक ने कश्मीर में जो श्रीनगर और नेपाल में देववंत नामक नगर को अशोक ने ही बसाया है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं 9वें प्रश्न पर। देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। अशोक के धार्मिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कूट का चुनाव करें। पहला कूट है, राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। 2, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो कूट है, केवल एक सही, ख केवल 2 सही, ग दोनों सही, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका टाइम शुरू होता है। अब आप उत्तर का चुनाव करें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसमें कौन सा उत्तर सही है। उत्तर ग दोनों सही है। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक जो था, शुरुआत में किसका अनुयायी था ब्राह्मण धर्म का, परंतु बाद में वह किसका अनुयायी हो गया, बौद्ध धर्म का। राजतरंगिणी के अनुसार, जो राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित है, उसके अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। किसका था? शैव धर्म का। सिंघली अनुसूतियों जैसे कि बौद्ध धर्म, दीपवंश एवं महावंश, जो उनके काव्य हैं, दीपवंश महावंश के अनुसार जो है, अशोक ने अपने शासन के 4थे वर्ष में बड़े भाई सुमन पुत्र नियोग्र के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। जो अशोक के 4थे वर्ष में जो उनके बड़े भाई थे सुमन, पुत्र थे नियोग्र के, उनके व्यक्तित्व से उस प्रभावित होकर जो है उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। जो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त हुई? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न पर, क्वेश्चन 10 पर। तो आइए दोस्तों, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में सही कूट का चुनाव करें। तो पहला कूट है, अशोक के धर्म की परिभाषा बौद्ध धर्म के ग्रंथ के अगुंतर निकाय से ली गई है। भारत में दूसरा कूट
भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया है? अशोक ने। तो कूट क केवल एक सही है, ख केवल दो सही है, ग दोनों सही है, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका टाइम शुरू होता है। अब आप अपने कोड का चयन करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा उत्तर सही है। उत्तर ख केवल दो सही है। तो आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की है उसे उसके लेख में धम्म कहा गया है। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की है उसे अभिलेख में क्या कहा गया है? धम्म। धम्म संस्कृत के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। धम्म क्या है? संस्कृत के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। अशोक के धर्म की परिभाषा राहुलोवाद संतु से ली गई है। अशोक के धर्म की परिभाषा जो है राहुलोवाद संतु से ली गई है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। पहले उसके पहले जो है शिलालेख नहीं बनवाए जाते थे। जब अशोक का राज्य शासन शुरू हुआ तब जो है शिलालेख अशोक ने ही सर्वप्रथम शिलालेख बनवाना शुरू किया। उसमें ये होता था कि अभिलेखों पे अपने राज्यादेश जारी करवाता था, उस पर लिखवाता था, और उससे जनता को संबोधित करता था। कोई भी काम उसने जो भी किया, क्या नहीं करवाया, किसने कितने युद्ध लड़े, कहाँ लड़े, सारी चीजें जो है अशोक ने शिलालेख बनवाया उस पे अंकित करवाया। उससे अभी भी ये पता चलता है कि कब क्या हुआ था, कौन से ईसा पूर्व में कब कैसे क्या हुआ, किसने क्या क्या किया, एक उसका प्रमाणिक है। और अशोक ही पहला शासक था जिसने कि अभिलेखों द्वारा जनता को संबोधित किया है। मतलब उसने कौन से नियम लाए हैं, कब किसमें कैसे क्या होगा, कैसे नहीं होगा, सारी चीजें जो है अपने अभिलेख में उसने वर्णित करवाई हैं। तो आप आज के 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं और आपको इसका PDF जो टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। हमारा जो चैनल है यूपी PCS। और आपको हमारी क्विज कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।